जोहार संगी साथी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पंच परगनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता पढ़ेंगे उद्वेग, और जानेंगे आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते हैं। अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुए हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न बने थे, इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। पंच परगनिया के नवीनतम सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको पंच परगनिया के और भी ज़्यादा वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले कविता को देखते हैं, उसके बाद हम लोग MCQ क्वेश्चंस को भी देखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो आज का हमारा कविता है उद्वेग। सबसे पहला प्रश्न आप यही याद रखेंगे कि किसके द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे राजकिशोर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। किस किताब में संकलित है? तो जीवन पोथेक फूल नामक किताब में संकलित है। उद्वेग में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? उद्वेग अर्थात कि आपके मन में जो वेग उत्पन्न हो रहा है या फिर आपके मन में जो भावनाएं उत्पन्न हो रहा है उसी को उद्वेग कहते हैं। यहाँ पे राजकिशोर सिंह जी जो कि इस कविता के कवि हैं, वे लिखने बैठे हैं। उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखें, उनके मन में जो द्वंद्व चल रहा है उसी को इस कविता के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कोई भी 2-3 लाइन आपको उठा करके दे दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे ये पंक्तियाँ किनके द्वारा लिखा गया है, किस कविता की पंक्तियाँ हैं या फिर किस किताब में संकलित है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। चलिए एक एक पंक्तियों को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, डेढ़ पोहर रात विस्मय भरल दिमाग, शब्दों आज कुंठित आहे हास्य लिखबू न बिरह, सिंगारिक नो ऋतु वर्णन, आज कलम कर सरिता सुइक जाए आहे शब्दों नहीं छंद नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस समय का वर्णन हो रहा है। डेढ़ पोहर रात, कौन सा समय है? रात हो गया है, रात में भी डेढ़ पोहर रात याद रखेंगे। ठीक है, इन सभी शब्दों को याद रखेंगे, इन्हीं से प्रश्न बनता है। विस्मय भरल दिमाग, कवि का दिमाग किस प्रकार है? वो विस्मय भरा हुआ है, अर्थात कि उनके मन में बहुत सारे भावनाएं आ रहे हैं कि रचना किया जाए तो क्या रचना किया जाए। शब्दों आज कुंठित है, अर्थात कि उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई शब्द नहीं है, कुंठित हो गया है। ठीक है, हास्य लिखबो न बिरह, उनको समझ में नहीं आया है कि हास्य रचना किया जाए या फिर विरोह का रचना किया जाए। ठीक है, सिंगारिक नो ऋतु वर्णन, श्रृंगार का यहाँ पे रचना किया जाए या फिर ऋतु वर्णन किया जाए। आज कलम कर सरिता सूख जाया है, आज कलम का जो सरिता है वो सूख गया है। ठीक है, कलम का इंक जो है वो सूख गया है। शब्दों नहीं छंद नहीं, आज कवि के मन में किसी भी प्रकार का शब्द नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई छंद नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से भावनाएं जो है कवि के मन में उठ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि कोई 2 पंक्तियाँ उठा दिया जाए और पूछा जाए कि ये पंक्तियाँ किस कविता के पंक्तियाँ हैं। जैसे कि डेढ़ पोहर रात, तो डेढ़ पोहर रात हो गया है। विस्मय भरल दिमाग, अर्थात कि विस्मय भरा हुआ है। किसमें विस्मय भरा हुआ है? तो कवि के दिमाग में विस्मय भरा हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उद्वेग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कवि के बारे में पढ़ रहे हैं। अर्थात कि कवि राजकिशोर सिंह जी लिखने बैठे हैं, उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है। उनका दिमाग किस प्रकार से भरा हुआ है? विस्मय से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको याद रखने हैं ये पंक्तियाँ किस कविता के पंक्तियाँ हैं, तो उद्वेग के पंक्तियाँ हैं। ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया है? राजकिशोर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक था बूढ़ा आवाज आलोक। ठीक है, उसी समय ये सब जब चल रहा था उनके माइंड में, तो देखिए हठात कवि, यहाँ पे देखिए हठात क्या होता है, अचानक से क्या होता है, एक बूढ़ा आवाज आलोक, एक बूढ़ा आवाज उनको सुनाई देता है। मोय देखे लागलो अपलक, मतलब बिना पलक झपकाए, अपलक मतलब बिना पलक झपकाए यहाँ पे कवि जो है देखने लगे। श्वेत बोस्तरे निमोंजित एक काया, बोधो ने एक आभा, के है कि रावरे, रावरे के भला कोहलोय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उनको एक आवाज़ सुनाई देता है। आवाज़ किस प्रकार के का है? बूढ़ा। इस प्रकार के देखिए क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो सभी शब्दों का आपको याद रखना है। उनको एक आवाज़ सुनाई देता है, वो आवाज़ किस प्रकार का है? बूढ़ा आवाज़ है। मोय देखे लागलोक अपलोक, अर्थात कि बिना पलक झपकाए कवि देखने लगे। तो उनको क्या नजर आता है? श्वेत वस्त्र है, अर्थात कि सफ़ेद वस्त्र में निमोंजित एक काया, श्वेत वस्त्र पहने हुए या फिर ओढ़े हुए एक काया उनको देखने को मिलता है। बोधों ने एक आभा, उनका बदन में एक अलग ही प्रकार का आभा देखने को मिलता है। के है कि रावरे, तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं? तुम कौन हो? इस प्रकार से कवि पूछते हैं। रावरे के भला, आखिर तुम कौन हो? इस प्रकार से कवि का आवाज़ आता है। ठीक है, तो ये सभी पूछे जा सकते हैं, इन्वर्टेड कोमा में दे दिए जाएंगे। के रावरे, के को राव है के किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कवि राजकिशोर सिंह जी के द्वारा
कहा गया है। ठीक है, किसको कहा गया है? जो श्वेत वस्त्र में निबंधित जो उनको काया दिखता है उसी को ये पूछा जाता है। ठीक है, देखिए पूंजीवादे प्रगतिवादे घाना पिटैया कभी मोय है को निराला। तो उधर से आवाज़ आता है कि पूंजीवाद का प्रगतिवाद का घाना पिटैया मैं कवि हूँ और वो क्या कहते हैं, मेरा नाम है निराला। इस प्रकार से उधर से आवाज़ आता है। ठीक है, टूट गेलोक मन देख के पासे निराला महाप्राण, लाजाई गेलोक दे छूट गेलोक कलम का लिखिसला बाबू का खोजिसला एतिक किताब हुड़िया के का चोरी करिसला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टूट गेलोक मन देख के पासे निराला महाप्राण। तो यहाँ पे देखिए कवि का मन जो है टूट जाता है। कवि का मन क्या हो जाता है? टूट जाता है। किस लिए टूट जाता है? सामने निराला महाप्राण को देख करके। ठीक है, लाजाई गेलोक देह, उनका देह क्या हो जाता है? लाजा जाता है। ठीक है, ये सभी शब्दों को आपको याद रखने हैं क्योंकि अंदर से किसी भी प्रकार का प्रश्न आपका बन सकता है। छूट गेलोक कलम, और उनका हाथ से कलम जो है छूट जाता है। का लिखिसला बाबू, उधर से निराला महाप्राण का आवाज़ आता है। वो पूछते हैं कि का लिखिसला बाबू, तुम आखिर क्या लिख रहे हो? का खोजिसला, क्या तुम खोज रहे हो? एतिक किताब हुड़िया के, अर्थात कि इन सभी किताब को हुड़िया के मतलब एक जगह पे सब जब इकट्ठा रखता है उसको हम लोग हुड़िया के कहा जाता है। तो कभी यहाँ पे क्या कर रहे थे, बहुत सारी किताबों को एक जगह इकट्ठा करके उन सभी से कुछ ना कुछ मतलब शब्द खोज रहे थे या फिर छंद खोज रहे थे या फिर किस विषय में रचना किया जाए ये सभी खोज रहे थे। तो यहाँ पे निराला महाप्राण क्या कहते हैं कि तुम आखिर क्या खोज रहे हो, क्या लिख रहे हो? इन सभी किताब को इकट्ठा करके तुम क्या चोरी करने का प्रयास कर रहे हो? इस प्रकार से उधर से आवाज़ आता है। ठीक है, शब्दों वाक्य अलंकार छंद का कोर चाहते अंतरंद। तो यहाँ पे देखिए उधर से आवाज़ आता है कि शब्द तुम खोज रहे हो या फिर कोई वाक्य खोज रहे हो या फिर किसी प्रकार का अलंकार, किसी प्रकार का छंद खोज रहे हो। आखिर तुम अंतरंद में, अर्थात कि तुम्हारा अंदर चल क्या रहा है, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? मोय मुख एके संगे एतिक प्रश्न पढ़ रहलक सबे प्रयत्न। तो ये सभी एक ही प्रकार मतलब एक ही साथ इतने सारे प्रश्न उधर से निराला महाप्राण के द्वारा पूछा जाता है। तो मुख होकर के यहाँ पे कवि जो है देखने लगे क्योंकि इतना सारा प्रश्न एक ही बार पूछा गया तो किसका जवाब दे किसका नहीं, इस प्रकार से कवि हकबका गए। ठीक है, मोरल आवाज़ कहलो कविता लिखो तो हो। तो यहाँ पे इधर से आवाज़ आता है, अर्थात कि कवि का आवाज़ आता है कि मैं कविता लिख रहा हूँ। इसे याद रखेंगे, कविता लिख रहे हैं। कौन लिख रहे हैं? राजकिशोर सिंह जी। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जब निराला महाप्राण जी जो पूछते हैं कि तुम क्या लिख रहे हो, तो कविता लिख रहे हैं। ठीक है, किंतु किंतु कर करके ऐसे मतलब कवि जो है रुक जाते। किंतु का फिर से यहाँ पे निराला महाप्राण जी पूछते हैं कि किंतु क्या? यह किंतु परंतु महान अभिनव भारत कर होय निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि इसी किंतु परंतु में अभिनव भारत का निर्माण होता है। ठीक है, बाबा विषय नहीं पवायला, पात्र नहीं पवायला, लिखो तो का लिखो, देखो तो का देखो। तो यहाँ पे राजकिशोर सिंह जी कहते हैं कि विषय नहीं पवायला, अर्थात कि किस विषय में रचना किया जाए वो विषय उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, पात्र नहीं पवायला, पात्र नहीं मिल रहा है, लिखो तो का लिखो, अगर रचना किया जाए तो क्या रचना किया जाए, देखो तो का देखो, अगर देखूँ तो क्या देखूँ, इस प्रकार से पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से देखिए निराला महाप्राण जी यहाँ पे फिर से बोलते हैं लिखो या लिख जाया हो, अर्थात कि लिखने वाला लिख जाते हैं। शब्दों जल बुनत बुनत, अर्थात कि शब्द का जल बुनते बुनते। पुराना गढ़ा खोनत खोनत, पुराना गढ़ा को खोनते खोनते, अर्थात कि पुराना गढ़ा को खोदते खोदते वो लिखते जाते हैं। मोय शब्दों जाले फांस जाया हो, तो यहाँ पे फिर से वो कवि कहते हैं, राजकिशोर सिंह जी कहते हैं कि मोय शब्दों जाले फांस जाया हूँ, मैं शब्द जाल में फंस गया हूँ। दोहरा एक मन ने के, दोहराने का मन नहीं है। सेते हैं कोनो विषय ने के, इसीलिए मेरे पास कोई भी विषय नहीं है जिस विषय में रचना किया जाए। हंस उठ लो कवि निराला, तो यहाँ पे कवि निराला हंस उठते हैं, रे पगला। ठीक है, वो कहता है कि अरे पगला, दोहराई टाइप पुनरावृत्ति ना लगे, अर्थात कि किसी भी चीज़ का दोहराना पुनरावृत्ति नहीं होता है। पुनरावृत्ति महाने नवीनता है, अर्थात कि इसी पुनरावृत्ति में नवीनता है। देख 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 तो अपन आसपास गाछे पाते कोनाए को चाय, वो कहते हैं कि तुम अपने आसपास को देखो, गाछ पात में देखो, कोनाए को चाय, कहीं भी देखो, होटल दुकाने में होटल में देखो, दुकान में देखो, तो के विषय मिली, तुमको विषय मिलेगा। और पुनरावृत्ति नवा रूप सामने आवी रे, अर्थात कि पुनरावृत्ति का नया रूप सामने आएगा। नवा जो एक नवा कवि, नया युग का नया कवि। ठीक है, प्रेरणा सुइन गाड़ोल सूढ़, माफ़ कीजिएगा,
गाड़ों मूड उठाए के देख लो महाप्राण अदृश्य। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रेरणा पा करके कवि अपना जो मूड है, अपना जो सर है उसको ऊपर उठाते हैं और उसी टाइम जो महाप्राण है, कवि महाप्राण है, वो अदृश्य हो जाते हैं, अर्थात कि वहाँ से गायब हो जाते हैं। आँखें एक पासे साकार हो लगलो गाँव एक दृश्य। और यहाँ पे कवि के आँख के सामने गांव का दृश्य जो है साकार होने लग गया। ठीक है, घबराइए मत, मैं आपको क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आकुलित जीवन, ठीक है, क्या क्या उनके दिमाग में चलने लग गया, अर्थात कि जब निराला महाप्राण वहाँ पे चले जाते हैं उसके बाद कवि के मन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। देखिए, कवि के आँख के सामने गाँव एक दृश्य, गाँव का दृश्य, आकुलित जीवन, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कि महाप्राण जब अदृश्य हो जाते हैं तो आँख के सामने क्या क्या साकार होता है। तो देखिए, गांव का दृश्य, आकुलित जीवन, अव्यवस्थित मन, उसके बाद भूखे प्यासे चिंतित तौन, ठीक है, भूखे दुखे चिंतित तौन, ये सभी चीज़, बेगारी, ये सभी चीज़ उनके आँख के सामने भासने लग जाते हैं। ठीक है, दुखे कागार, अर्थात कि बहुत ज़्यादा दुख है, मोड़ने का आसार, मरने का आसार है, योग्यता बन जाए आया अभिशाप, मतलब योग्यता ही अभिशाप बन गया है। बहुत अच्छा लाइन है। ठीक है, एक लाइन है लेकिन इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, अर्थात कि अभी टाइम में योग्यता ही अभिशाप बन गया है। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, पढ़े लिखे जो लोग हैं वो छोटे काम नहीं कर सकते हैं, उनके पास योग्यता है लेकिन वो छोटा काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगेगा कि इतना पढ़ लिख लिए हैं, अभी छोटा काम कैसे करें। तो वही बात कहा जा रहा है कि योग्यता ही अभी अभिशाप बन गया है। ठीक है, बाधे। उसके बाद देखिए हिंसा, हिंसा है चारों तरफ, राहजानी, हत्या, चोरी, डकैती, बढ़ोल जाते हैं मनोस्ताप। तो ये सब देखिए, हिंसा, राहजानी, हत्या, चोरी, डकैती, ये सभी अभी हम लोग को देखने को मिलता है। ईर्खा, द्वेष, ठीक है, राजनीति, प्रदूषण, कबे जे हो उन्मूलन, और इन सब का उन्मूलन कब होगा, उठे लागलोग मने झंझावात, और इस प्रकार कवि का मन में झंझावात उठने लग गया। चोले लागलोग चक्रवात, और फिर से उनका मन में चक्रवात चलना शुरू हो गया। स्वार्थ साधना है, परमार्थ कौर, परिणति देखो नहीं चाहते हैं, और ये सब उनके आँख के सामने जो चल रहा है वो देख नहीं पा रहे हैं। स्थिरता एक निमिषो नेखे, मृत्यु केर विभीषिका करोते हैं तांडव, और उनके सामने मृत्यु का विभीषिका जो है एक प्रकार से तांडव करने लग गए हैं। ठीक है, चोरोई चिनगिनी लेग बेसी आदमी को कलरव, और चोरोई चिनगिनी अर्थात कि पशु पक्षियों से ज़्यादा यहाँ पे आदमी का कलरव सुनाई देने लगा। आदमी का जो हल्ला है, इधर उधर जो मार काट हो रहा है, जो राजनीति फैला है, जो अव्यवस्था फैला है, उनका यहाँ पे कलरव कवि को सुनाई देने लग गया। मस्तिष्क फिर शून्य, फिर से उनका मस्तिष्क जो है शून्य हो गया। मन फिर खिन्न, मन जो उनका फिर से खिन्न हो गया। ओहे कुंठित अवस्था, फिर से वही कुंठित अवस्था आ गया। कोहल नहीं जाए का था, वो बात कहा नहीं जा सकता। भोरल आँख शब्दों धूमिल, भरा हुआ आँख, शब्द भी धूमिल हो गया है। एक बार आरोह दुखी, एक बार फिर से दुखी हो गया। मोर मोने खारिल, ठीक है, और यहाँ पे फिर से वो दुखी हो गया और फिर से मोर मोने खारिल, और मन से हार गया। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कविता रचना है। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं ये कुछ पंक्तियाँ आपको दे दिए जाएं और वहाँ पे आपको कविता याद नहीं आ रहा है कि कौन सा कविता में पढ़े हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जीवन पोथी फूल में कविताएं हैं, उन सारे कविताओं को याद रखना मुश्किल है। मान लेते हैं ये कुछ पंक्तियाँ दे दिए जाएँ, मान लेते हैं ये आपको 3 पंक्तियाँ दे दिए जाएँ, कहा जाए कि ये पंक्तियाँ किस कविता के पंक्तियाँ हैं। तो अब देखिए, हास्य लिखबोनो बिरह, ठीक है, मतलब हंसी लिखेंगे कि बिरह लिखेंगे, श्रृंगार लिखेंगे कि ऋतु वर्णन लिखेंगे, आज कलम कर सरिता सूख जाया है। ये पंक्तियाँ दे दिया गया है, आपको कुछ भी नहीं पता है कि किस कविता के पंक्तियाँ हैं। एक चीज़ याद रखेंगे, उद्वेग, अर्थात कि आपको याद रखना है कवि के मन में, कवि लिखने बैठे हैं और उनके मन में एक प्रकार का द्वंद्व चल रहा है। उनको पता नहीं चल रहा है कि आखिर रचना किया जाए तो किस चीज़ का रचना किया जाए, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए, हास्य लिखबोनो बिरह, अर्थात कि क्या लिखेंगे कवि को पता नहीं चल रहा है। ठीक है, श्रृंगार लिखेंगे कि ऋतु वर्णन लिखेंगे, आज कलम का जो सरिता है, कलम का जो इंक है वो ख़त्म हो गया है। तो ये चीज़ आपको किस में पढ़ने को मिला है, तो हम लोग उद्वेग में पढ़े हैं कि कवि लिखने बैठे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है उनको किस चीज़ का रचना किया जाए। तो इसी से आपको रिलेट करना है कि हास्य लिखबोनो बिरह, हंसी लिखेंगे कि बिरह लिखेंगे, किसको नहीं पता चल रहा है। तो
कवि राजकिशोर सिंह जी को पता नहीं चल रहा है। इसमें आपको ये भी चीज़ याद हो जाएगा कि किनके द्वारा लिखा गया, राजकिशोर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है, और किस कविता के पंक्तियां हैं, तो उद्वेग के पंक्तियां हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखने हैं। हर एक पंक्तियों को इसी प्रकार पढ़ना। देखिए, सूख जाए आहे शब्दों नहीं छंद नहीं, सूख गया है, कलम का सरिता जो है सूख गया है, उनके पास ना तो शब्द है ना तो छंद है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि कवि लिखने बैठे हैं और उनको क्या लिखेंगे पता नहीं चल रहा है। और ये चीज़ हम लोग किस में पढ़े हैं, उद्वेग में पढ़े हैं। उद्वेग के रचनाकार कौन है, तो राजकिशोर सिंह जी हैं। किस किताब में संकलित है, तो जीवन पोथक फूल में संकलित है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक बूढ़ा आवाज़ आलोक मोय देख लो अपलोक, श्वेत वस्त्रे निमंजित एक काया। मान लेते हैं ये पंक्तियाँ दिया गया है। और एक चीज़ याद रखना है उद्वेग में कि कवि लिखने बैठे हैं, ठीक है, उनके मन में पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखेंगे क्या नहीं। उसी समय एक काया आता है। ठीक है, वो काया किस प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं, श्वेत वस्त्र पहने हुए। ये सभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि निराला महाप्राण उनके सामने प्रकट होते हैं, वो किस प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं, तो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। ठीक है, तो एक बूढ़ा आवाज़ आता है, आवाज़ कैसा रहता है, बूढ़ा आवाज़ आता है। तो इसी से याद रखना है, निराला महाप्राण उनके सामने आते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार से इनको मोटिवेट करते हैं कि आप इस प्रकार से रचनाएं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, बोधों ने एक आभा उनका वर्णन किया गया है कि उसका बदन में एक प्रकार से अभाव है। यहाँ पे पूछते हैं, ठीक है, कि कौन आप कौन है। मान लेते हैं ये पंक्तियाँ दिया गया है, पूंजीवादे प्रगतिवादे घना पिटाया कवि मोये को निराला। तो निराला महाप्राण, इस चीज़ को याद रखना है। कवि निराला किस में हम लोगों ने पढ़े हैं, तो उद्वेग कविता में पढ़े हैं। किनके द्वारा लिखा गया है, तो राजकिशोर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे और एक प्रश्न बन सकता है कि कवि निराला का वर्णन जो किया गया है, कवि निराला के वर्णन किस प्रकार से हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अलग अलग ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो इनको पूंजीवाद का कवि, प्रगतिवाद का कवि, घना पिटैया कवि, ये सभी कहा गया है। तो इन सभी शब्दों को आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए, टूट गेलोक मौन देख के पासे निराला महाप्राण, राजाए गेलोक देह छूट गेलोक कलम काली किसला बाबू। मान लेते हैं ये पंक्तियाँ दिया गया है, यहाँ पे निराला महाप्राण आ गया। इसी से आपको पता चल रहा है कि उद्वेग की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, अगर निराला महाप्राण भी आप भूल जाते हैं तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, छूट गेलो कलम, कलम का बात हम लोग किस में कर रहे हैं, तो कवि लिखने बैठे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है कलम से लिखने बैठे हैं, तो कवि का जो कलम है वो छूट जाता है निराला महाप्राण को देख करके। तो इसी से आपको याद रखना है कि किनका कलम छूट जाता है, कविता का कलम, कवि का कलम छूट जाता है। और कवि लिखने बैठे हैं, तो किस में लिखने बैठे हैं, तो उद्वेग कविता में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कवि रचना करने बैठे हैं। और उद्वेग कविता किनके द्वारा लिखा गया है, राजकिशोर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अन्य पंक्तियों को भी देखना है। ठीक है, एतिक किताब हुड़िया के, देखिए सभी किताब एक जगह जुगाड़ करके वो कुछ ना कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये कुछ पंक्तियाँ दे दिए गए हैं, का करोते हैं अंतरंग मोय मुख एके संगे एतिक प्रश्न पढ़ रहलोक सबे प्रयत्न। ठीक है, तो मान लेते हैं ये 3 पंक्तियाँ दिया गया है। आपको पूछा गया है कि ये पंक्तियाँ किस कविता की पंक्तियाँ हैं, तो का करोते हैं अंतरंग, अर्थात कि आपके अंतरंग में क्या चल रहा है, आपके अंदर में क्या चल रहा है। मोय मुख एके संगे एतिक प्रश्न, मैं मुख होकर के सुनने लगा इतना सभी प्रश्न एक ही बार। पोइड रोहलोक सभी प्रयत्न, सभी प्रयत्न जो है धरा का धरा रह गया। तो अंतरंग अर्थात कि किसके अंतर में द्वंद्व चल रहा है, जैसे कि हम लोग पढ़े उद्वेग, उद्वेग अर्थात कि मन में एक प्रकार का द्वंद्व चल रहा है। तो किनके मन में द्वंद्व चल रहा है, तो कवि के मन में द्वंद्व चल रहा है। और ये चीज़ हम लोग किस में पढ़े हैं, उद्वेग में पढ़े हैं, लिखा गया है राजकिशोर सिंह जी के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार आपको सभी पंक्तियों को थोड़ा बहुत देख लेना है और आगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए एमसीक्यू को हम लोग देखते हैं। और एक बात, अगर आपको पंच परगनिया का पेड क्लास ज्वाइन करना है तो पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा। हम लोग का पेड क्लास चलता है। आप पंच परगनिया से संबंधित जो भी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उसके लिए पेड क्लास अवेलेबल है, पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, उद्वेग केकोर लिखोल गीत चाहे कविता है के। उद्वेग किनके द्वारा लिखा गया गीत या फिर कविता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस को देख लीजिए, परमानंद महतो, सृष्टिधर महतो, राजकिशोर सिंह या फिर दुखरन नायक। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा उद्वेग किसके द्वारा लिखा गया है, राजकिशोर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। उद्वेग किसके द्वारा लिखा गया है, राजकिशोर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उद्वेग गीत या कविता कौन किताब माने संकलित है, किस किताब में संकलित है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए, पहला ऑप्शन है दुई डायर 12 बरन फूल,
ऑप्शन बी है जीवन पोथेक फूल, ऑप्शन सी है गद्य पद्य जोड़न या फिर बामरा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उद्वेग किस किताब में संकलित है, तो जीवन पोथेक फूल में संकलित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्वेग गीत कविता माने कवि के दिमाग माने का भरोला है। कवि के दिमाग में क्या भरा हुआ है ये आपको बताना है। बुद्धि, विस्मय, आश्चर्य या फिर उद्वेग। तो उद्वेग कविता में कवि के दिमाग में क्या भरा हुआ है, तो विस्मय भरा हुआ है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगर आपने ध्यानपूर्वक कविता को सुना है तो सभी प्रश्नों का सटीक आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शब्दों आज कैसोना है। शब्द आज किस प्रकार से है। धूमिल है, कुंठित है, धुंधला है या फिर सुस्पष्ट है। चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप स्वयं से देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, शब्दों आज किस प्रकार से है, तो कुंठित है। शब्द आज किस प्रकार से कुंठित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ के सरिता सूख जाया है। कहाँ का सरिता, कहाँ का धारा सूख गया है। नदी का धारा, सोतिया का धारा, कोलम का धारा या फिर राड़ू नदी का धारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहाँ के सरिता सूख जाया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलम के सरिता सूख जाया है। कवि यहाँ पे लिखने बैठे हैं और उनके कलम का जो सरिता है वो सूख गया है। कलम का जो इंक है वो सूख गया है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आज क्या चीज़ का रचना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कवि एक आवाज़ सुन रहे से आवाज़टा के सुन रहे। कवि एक आवाज़ सुन पाते हैं, वो आवाज़ किस प्रकार सा था। कुंठित था, धूमिल था, तीखा था या फिर बूढ़ा था। तो देखिए दोस्तों, कवि एक प्रकार का आवाज़ सुन पाते हैं, वो किस प्रकार का आवाज़ रहता है, तो वो बूढ़ा आवाज़ रहता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निराला महाप्राण के देह कौन कवि के देह कैसन हो गेलोक। निराला महाप्राण को देख करके कवि का देह किस प्रकार से हो जाता है। अक्षुण्ण हो गेलोक, शून्य हो गेलोक, लाजाई गेलोक या फिर कोनो बदलाव नहीं होए। तो देखिए दोस्तों, उनके सामने निराला महाप्राण प्रकट होते हैं जो विभिन्न प्रकार से उनको मोटिवेट करते हैं, तो उनको देख करके उनका जो देह जो है लाजाई गेलोक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। निराला महाप्राण कवि के का कहलोक। निराला महाप्राण कवि को क्या कहते हैं। का खोजिसला, एती किताब गुणियाय के, का चोरी कोरिसला, का लिखिसला। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। को आर खो, को आर गो या फिर को खो आर गो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा को आर खो। ठीक है, यहाँ पे का खोजिसला यहाँ पे पूछा जाता है, एती किताब के हुड़िया के चोरी कोरिसला ये दोनों चीज़ पूछा जाता है। का लिखिसला ये चीज़ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए को आर खो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यह किंतु परंतु महान केसौन भारत के निर्माण होला। इस किंतु परंतु में किस प्रकार के भारत का निर्माण होता है। अखंड भारत, अभिनव भारत, अद्भुत भारत या फिर अद्वितीय भारत। तो देखिए दोस्तों, इसी किंतु प्रांतु में किस प्रकार के भारत का निर्माण होता है, तो अभिनव भारत का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखंड मत टिक करके आइएगा क्योंकि जो कविता में है उसके अनुसार आपको यहाँ पे उत्तर देना है। ठीक है, अखंड, अद्भुत, अद्वितीय ये सभी नहीं होंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव भारत का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरणा सुनोल बादे कवि के सामने का साकार होई लागलोक। प्रेरणा सुनने के बाद कवि के सामने क्या साकार होने लग गया। गाँवेक दृश्य, आकुलित जीवन, अव्यवस्थित मन या फिर भूखे दुखे चिंतित तौन। आपके ऑप्शन से देख लीजिए, को खो आर गो, को आर घो, को खो आर घो या फिर शोभ। तो देखिए, प्रेरणा सुनने के बाद कवि के सामने क्या साकार होने लग गया, तो ये चारों ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांव का दृश्य उनके सामने आ गया, आकुलित जीवन उनके सामने आ गया, अव्यवस्थित मन सामने आ गया, भूखे दुखे चिंतित तौन सामने आ गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के लिए चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। अगर आपको पंच परगनिया का पेड क्लास ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करने का आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें। चलिए, आज के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।